वेलकम टू स्टडी विद पूजा। आइए डिस्कस करते हैं हम लोग कि कुछ अच्छे क्वेश्चंस की, जैसा कि 2000 क्वेश्चन सीरीज चल रही थी, तो आइए कुछ अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो आइए देखते हैं पॉलिटी के हम लोग कुछ बेस्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग संघ राज्य क्षेत्र यानी जो राज्य और संघ क्षेत्र यानी फर्स्ट आर्टिकल 1 to 5 आर्टिकल जो था उनसे बनने वाले कुछ अच्छे क्वेश्चंस को देखते हैं। और अगर आपने अभी तक की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए दोस्तों करते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है भारत एक है। तो भारत क्या है? एक आपके पास ऑप्शन है संघ राज्य, प्रांतों का संघ, राज्यों का संघ या एक राज्य की इकाई। तो भारत क्या है? भारत राज्यों का एक संघ है। किस आर्टिकल में ये बात कही गई है? तो भारत राज्यों का एक संघ होगा। ये भाग एक जो है, भाग एक क्या है? संघ राज्य क्षेत्र जो है भाग एक, यानी भारत राज्यों का संघ होगा। तो इसमें जो भाग एक है, भाग एक में आर्टिकल एक जो है, आर्टिकल एक में जो है भारत जो कि यानी भारत जो कि इंडिया है राज्यों का एक संघ होगा। तो उसमें यूनियन शब्द को यूज किया गया है राज्यों के संघ के लिए। तो भारत क्या है? भारत एक है राज्यों का संघ। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन क्या सही हो जाता है? तो ऑप्शन बी राइट हो जाता है। तो आप अगर अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो पहले आप वीडियो को पॉज कर दें और आप अपने आंसर टिक मार्क कर लें सारे क्वेश्चंस के। उसके बाद आप देख लें इसके कि किस में क्या आंसर बताया जाता है, कैसे क्या इसका एक्सप्लेन किया जाता है। तो आप उसको देख लें तो आपको बेनिफिट होगा। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है बी ऑप्शन, भारत एक है राज्यों का संघ। बी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत। तो ये भी आर्टिकल 1 को ही डिफाइन कर रहा है। तो आर्टिकल 1 इंडिया अर्थात भारत है जो वो राज्यों का संघ होगा। यानी इसका भी राइट आंसर क्या हो जाता है? इसका राइट आंसर ए हो जाता है। तो इसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट कि भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। तो यानी आप देख रहे हैं एक ही क्वेश्चन कई बार ये एसएससी यानी क्योंकि एसएससी और ये इसमें बैंक रेलवे इनमें क्या है वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्योंकि यहाँ पर हम लोग मोस्टली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस को देखते हैं, वेरिएशन को देखते हैं, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो राज्यों का संघ। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। तो आंध्र प्रदेश जो था, आंध्र प्रदेश पहला ऐसा राज्य था जो भाषा के आधार पर गठित होने वाला था। यानी ये भी तो ये पूछ लिया जाता कि कौन सा राज्य जो है भाषा के आधार पर पहला राज्य गठित हुआ, तो आंध्र प्रदेश आंसर होता। अगर आंध्र प्रदेश दे रखा है तो आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित कब किया गया? तो गठित कब किया गया, इसके लिए राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित एक आयोग या एक समिति बनाई गई थी, आयोग बनाया गया था, न्यायमूर्ति फजल अली आयोग। न्यायमूर्ति फजल अली आयोग की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। अध्यक्षता किसने की थी? फजल अली ने अध्यक्षता की थी। न्यायमूर्ति फजल अली ने अध्यक्षता की थी। और अगर ये आप देखेंगे ये कंटिन्यू हर एक लेक्चर आप देखेंगे, अगर डीप में पढ़ना चाहते हैं तो आप पॉलिटी की लक्ष्मीकांत सीरीज पूरी खत्म की जा रही है, यानी लक्ष्मीकांत से पूरा कवर कराया जा रहा है, आप वो देख सकते हैं। और अगर आप कंटिन्यू जुड़े होंगे तो आप देखेंगे अभी जल्दी पिछले दिन ही यूटीज के बारे में पढ़ाया गया, यूनियन टेरिटरीज के बारे में, तब हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन भी किया है। फजल अली आयोग जो है, अगर आपसे पूछा जाता है न्यायमूर्ति फजल अली आयोग की अध्यक्षता में, तो अध्यक्षता में अगर कहा जाता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ, तो गठन हुआ है 1953 में। और इसने अपनी रिपोर्ट अपनी जो प्रस्तुत की 1956 में, और जिसके आधार पर यानी जब कहा जाता है आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित कब किया गया, तो आंध्र प्रदेश जब भाषाई आधार पर गठित कब किया गया, तो आपका आंसर क्या होगा? 1953 में। 1953 में पहली बार यानी भाषाई आधार पर सबसे पहले गठित हुआ। और जो न्यायमूर्ति फजल अली आयोग की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग है, उसका गठन भी कब होता है? 1953 में होता है। वो अपनी रिपोर्ट यानी पुनर्गठन आयोग अपनी रिपोर्ट 1956 में प्रस्तुत करता है। और यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यानी जब कहा जाए कि राज्य पुनर्गठन आयोग पारित कब हुआ, यानी तो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के थ्रू, तो वहां पर 1956 पारित हो जाता है। और गठित कब, यानी गठित कब हुआ, वो हो जाता है कि 1956 में अधिनियम लागू हो जाता है, एक तरह से राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम बन जाता है। और अगर आता है आपसे कि गठन कब हुआ, तो गठन 1953 में हुआ था। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, आई होप आप समझ गए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार है। तो भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसके पास है, तो किसके पास है, तो आंसर क्या होगा, संसद के पास है, ये राइट। क्योंकि आपने आर्टिकल 1 में देखा था, आर्टिकल 1 क्या कहता था कि भारत जो कि इंडिया है राज्यों का एक संघ होगा। और जो आर्टिकल 2 था, आर्टिकल 2 था नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना, यानी कोई भी नया राज्य जो है, नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना। तो आर्टिकल 2 जो है ये संसद को ये शक्ति देता है, ये कौन करेगा, नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना कौन करेगा, तो नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना कौन करेगा, किसके पास राइट है, संसद के पास राइट है। संसद जो है यानी नए राज्यों का प्रवेश, यानी संसद के पास राइट है कि वो नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल कर सकता है, नए राज्यों को गठन करने की शक्ति है संसद के पास। और उसके प्रवेश को लेकर जो अस्तित्व में है या फिर अस्तित्व में नहीं है, उनके गठन को लेकर के आर्टिकल 2 के तहत, यानी भारतीय संघ के हिस्से हैं या नहीं, उनको गठन से संबंधित प्रावधान जो है आर्टिकल 2 के तहत किसके पास ये राइट है, कौन बनाएगा, तो संसद बनाएगी। फिर नेक्स्ट आर्टिकल 3 जब आप देखते हैं, आर्टिकल 3 यानी अनुच्छेद 3 क्या कहता है, नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों के वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन, यानी जो वर्तमान राज्य क्षेत्र हैं उनके नामों में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन। जैसे कि आप देखते हैं तेलंगाना 2 जून 2014 को काटकर आंध्र प्रदेश से अलग किया गया, तो ये किसके पास राइट है, नए राज्यों वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन। ये आर्टिकल 3 के तहत किसके पास राइट है, संसद के पास राइट है, संसद के पास राइट है। ये आर्टिकल 3 कहता है कि नए राज्यों के वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन, आर्टिकल 3। और आर्टिकल 4 इसी जगह इस चीज को डिफाइन कर देता है। आर्टिकल 4 जो है, तो आर्टिकल 4 कहता है कि यानी संविधान का अनुच्छेद 4 में ये घोषित किया गया है कि जो नए राज्यों का प्रवेश है या गठन है, आर्टिकल 2 में जो बताया गया कि नए राज्यों का प्रवेश और गठन, और आर्टिकल 3 में जो बताया गया कि वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन, इन दोनों को अगर इनमें किसी में नामों सीमाओं में परिवर्तन किया जाता है तो संविधान का अनुच्छेद 368 यानी आर्टिकल 368 जो है, आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा इसको। यानी किसी भी राज्य क्षेत्र सीमाओं में परिवर्तन होता है तो उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। और इस तरह का जो भी कानून होगा, यानी नए राज्यों का सीमाओं क्षेत्रों में नामों में परिवर्तन करना हुआ, नए राज्यों का प्रवेश करना हुआ, स्थापना करना हुआ, तो ये इस तरह का जो कानून होगा वो एक सामान्य बहुमत, एक साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए पारित किया जाएगा, एक साधारण बहुमत से पारित कर दिया जाएगा। ये बात किसमें लिखी है, ये बात आर्टिकल 4 में लिखी गई है। तो आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 में क्या डिफाइन किया गया आपने देख लिया। और उसके बाद जैसा कि आप देखते हैं कि साधारण बहुमत से ये पारित कर दिया जाए तो मान्य हो जाएगा कि किसी भी राज्य क्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है। फिर आप देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन था, भारतीय संघ में किसी राज्य को शामिल करने का अधिकार है। तो आप जानते हैं कि जब भारत का यानी जब मूल संविधान की बात, यानी भारत का स्ट्रक्चर कैसा था, मूल संविधान के बाद जब लागू हुआ तो भारत तो जो है 4 भागों में, 4 वर्गों में बटा हुआ था। ए बी सी और डी, ए बी सी और डी में अलग अलग, यानी 4 वर्गों में भारत, 4 वर्गों में, इन 4 वर्गों में अलग अलग क्षेत्र जो है आते थे। कुछ चीफ कमिश्नरी रीजन का था, कुछ अनुसूचित जात जनजात का क्षेत्र था। तो यहाँ पर जो ए बी सी डी जो थे, इन 4 वर्गों में भारत जो है वो बटा हुआ था। फिर उसके बाद जो है आप देखते हैं कि बाद में भारत, यानी जब जो आर्टिकल हम लोग 1 कह रहे हैं, आर्टिकल 1 क्या कह रहे हैं, भारत राज्यों का संघ होगा। तो भारत जो राज्यों का संघ होगा, इसमें राज्य से डिफाइन किया गया है कि भारत में कौन कौन से हैं। जैसे भारत में वर्तमान समय में हम लोग क्या देखते हैं, यूटीज हैं, यूनियन टेरिटरी, संघ राज्य क्षेत्र हैं, और दूसरे क्या हैं, राज्य हैं। 2 ही भाग
दिखाई पड़ते हैं। तीसरा ये है कि भारत जो है किसी भी समय यानी भारत द्वारा अर्जित किया गया क्षेत्र भी वो भारत के संघ राज्य क्षेत्र में शामिल होगा। यानी भारत जो है किसी भी प्रदेश को अगर विजिट करता है यानी ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिकारित कर लिया जाए वो भी भारत के राज्य क्षेत्र में आएंगे। तो ये आर्टिकल 1 का विस्तारित रूप कि भारत जो है वो भारत राज्यों का संघ होगा। तो उस संघ में कौन कौन से शामिल हैं? यूटी शामिल हैं और राज्यों के राज्य क्षेत्र शामिल हैं और ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिकारित कर लिया जाए तो वो भी भारत के राज्य संघ में शामिल होंगे। यहाँ पर डिस्कशन था भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसके पास है। तो अब आप डेफिनेटली उत्तर देने के लिए प्रिपेयर हैं कि भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास राइट है। नेक्स्ट आप देखेंगे और संसद भी ये साधारण बहुमत से आप देखते हैं साधारण बहुमत से ये प्रक्रिया फुलफिल की जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो किसी राज्य के क्षेत्रों सीमाओं नामों में परिवर्तन करने का अधिकार आर्टिकल 3 के तहत किसके पास है? संसद के पास राइट है। 6 का बी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यों के पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने राज्यों के पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक है? तो राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित विधेयक को तो आप देखते हैं किसी भी राज्य के क्षेत्र सीमाओं नामों में परिवर्तन करना हो या गठन करना हो नए राज्यों का तो यहाँ पर जो सहमति किसकी आवश्यक है? तो सहमति जो है अगर किसी राज्य के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं तो यानी ये कोई भी जब ये किसी राज्य क्षेत्र सीमाओं में परिवर्तन करना है तो इसमें राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। तो राष्ट्रपति की सहमति से पेश किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे राज्यों के पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति आवश्यक है? तो राष्ट्रपति की सहमति होनी आवश्यक है। तो इसका आंसर क्या सही हो जाता? 7 का सी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 7 के बाद 8 यहाँ पर आप देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। तो 8 नंबर क्वेश्चन के बारे में हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे नए राज्यों के गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नए राज्यों के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो नए राज्यों का गठन सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा संसद के पास। ये राइट है। 8 का डी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? यानी निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है यानी क्षेत्रों सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है? किसके पास राइट है? संसद के पास राइट है। आपने देखा ये क्वेश्चन कितने बार पूछा गया है। तो 9 का यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्य रजवाड़ों को भारत में विलय करने के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया? तो यानी आप देखते हैं कि जब भारत यानी भारतीय सीमा के अंतर्गत कितनी देशी रियासतें शामिल थी। यानी आप देखेंगे कि जो भारत में यानी क्योंकि आप देखेंगे जब 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा 2 स्वतंत्र और पृथक प्रभुत्व वाले देश आप देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया जाता है। 1947 में भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया जाता है। उसके बाद जो देशी रियासतें भारत में थी देशी रियासतों के समक्ष 3 विकल्प प्रस्तुत किए जाते हैं और उन 3 विकल्पों में क्या होता है कि आप भारत में शामिल हो जाएं पहला विकल्प, या फिर आप पाकिस्तान में शामिल हो जाएं दूसरा विकल्प, या फिर आप स्वतंत्र हो तीसरा विकल्प। यानी आप भारत में शामिल हो या पाकिस्तान में शामिल हो या फिर स्वतंत्र हो। तो ये 3 विकल्प प्रस्तुत किए जाते हैं देशी रियासतों के सामने। तो इस तरह से जो भारतीय सीमा के अंतर्गत 552 देशी रियासतें थी 552 देशी रियासतें थी भारतीय सीमा के अंतर्गत उनमें से 549 देशी रियासतें जो है वो शामिल हो गई स्वेच्छा से भारत में। फिर उसके बाद आप देखते हैं जो 3 देशी रियासतें थी हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, इसने भारत में शामिल होने से मना कर दिया। यानी हैदराबाद कौन कौन सी थी? हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर।
जम्मू कश्मीर। ये 3 देसी रियासतें जो हैं, इन हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर जो हैं, ये भारत में शामिल होने से मना कर देती हैं। और आप देखते हैं बाद में इन्हें, जैसे हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही के माध्यम से शामिल किया गया, जूनागढ़ को जनमत संग्रह कराया गया और कश्मीर जो है विलय क्षेत्र, यानी यहाँ पर जो है आक्रमण कर देते हैं पाकिस्तान की तरफ से। और यहाँ पर जो हरि सिंह का शासन होता है जम्मू कश्मीर में, और फिर जम्मू कश्मीर जो हरि सिंह हैं वो भारतीय यानी जवाहरलाल नेहरू से मदद मांगते हैं। तो यहाँ पर इनके पास शर्त रखी जाती है कि अगर आप भारतीय क्षेत्र सीमा में शामिल हों तभी हम आपकी मदद कर सकते हैं। तो इस वजह से एक मजबूरी में उस समय उन्होंने, हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर यानी विलय पत्र पर साइन कर देते हैं। तो जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर द्वारा शामिल कर दिया जाता है। फिर आप देखते हैं कि इसी वजह से जम्मू कश्मीर जो है एक विवादित बना रहा था बहुत लंबे समय तक। अभी तक आपने देखा कि क्योंकि यहाँ पर ये कहा जा रहा था कि इसमें स्वेच्छा से यानी जम्मू कश्मीर नहीं शामिल हुए थे, स्वेच्छा कर वो यहाँ पर एक मजबूरी में शामिल हुए थे। तो इस तरह से आप देखते हैं कैसे विवादित बना रहा है। और अब आप देखते हैं वर्तमान समय में जो है जम्मू कश्मीर जो है वो यूटीज बना दिया गया है, यूटी यूनियन टेरेटरीज बना दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो यानी यहाँ पर क्या था कि किन 3 राज्यों को भारत में शामिल होना विलंबित किया, किन्होंने देरी की शामिल होने में। तो 3 रियासतें जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, यानी बी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 500 से अधिक रजवाड़ों यानी देसी रियासतों के भारत में विलय के अधीन कौन कौन उत्तरदायी था। तो यहाँ पर क्वेश्चन है 500 से अधिक रजवाड़े यानी देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था। तो कौन उत्तरदायी था, किसने मिलाया इनको, यानी 500 से ज़्यादा देसी रियासतें यानी 552 देसी रियासतें थी, तो किसका योगदान था इन्हें देसी रियासतों को मिलाने में। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या राइट हो जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के यानी इन्होंने देसी रियासतों को मिलाने में इनका एक महत्वपूर्ण पूरी तरह से योगदान था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और इन्हीं की याद में 31 अक्टूबर को यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की गुजरात में एक सबसे ऊंची प्रतिमा भी बनाई गई और 182 जो मीटर ऊंची एक प्रतिमा बनाई गई, फीट ऊंची बनाई गई। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यानी देश के एकीकरण की जो मिसाल पेश की जाती है इन्हीं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और आप देखते हैं इनसे ही बारडोली सत्याग्रह का नाम जो है वो भी किस महापुरुष से जुड़ा हुआ है, सरदार वल्लभ भाई पटेल से। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 500 से अधिक देसी रियासतों को भारत में विलय करने के लिए उत्तरदायी कौन था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देसी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो आप एक बहुत फेमस नाम यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ तो हैं ही। तो यहाँ पर आप देखते हैं चारों ऑप्शन में सरदार वल्लभ भाई पटेल है। अब आपको डिसाइड करना है कि नेक्स्ट जो सेकंड ऑप्शन है इसमें से कौन है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के साथ यानी जो योगदान सबसे ज़्यादा देसी रियासतों को भारतीय संघ में अंग बनाने का जो योगदान रहा, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन, यानी सरदार पटेल और वीपी मेनन जो है वो देसी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो 12 का बी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि मूल संविधान में जो राज्य थे, राज्यों को 4 वर्गों में डिफाइन किया गया था, 4 वर्गों में बांटा गया था, ए, बी, सी और डी। फिर उनमें से जो सी और डी वाले थे, सी और डी वाले राज्यों को, जो सी वर्ग और डी वर्ग वाले, इन्हें यूटीज बना दिया जाता है। यानी वर्तमान में जो केंद्र शासित प्रदेश देखते हैं, यूटीज देखते हैं, तो सी और डी जो वर्ग वाले थे इन्हें यूटीज बना दिया जाता है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है, यूटी यूनियन टेरिटरीज। और ए और बी वाले जो थे उन्हें राज्य बना दिया जाता है। बाद में 2 वर्गों में सिर्फ भारत का डिवीजन आप देखते हैं। वर्तमान समय में क्या है, वर्तमान समय में भारत का जो स्ट्रक्चर है वो सिर्फ 2 ही भागों में है, यानी कुछ राज्य हैं और कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं। जबकि मूल संविधान में ऐसा नहीं था। मूल संविधान में जो राज्य थे यानी 4 वर्गों में भारत बटा हुआ था, ए वर्ग के, बी वर्ग और सी वर्ग और डी वर्ग के। तो बाद में सी और डी को यूटीज बनाया गया, ए और बी जो थे वो राज्य बने। तो यहाँ पर आप देखते हैं मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था। आंसर क्या होगा, 4 वर्गों में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संघ में कितने राज्य हैं। तो भारतीय संघ में कितने राज्य हैं, वर्तमान समय में भारतीय संघ में 28 राज्य हैं। तो 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारतीय संघ में कितने राज्य हैं, 28 राज्य। ए ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के प्रवर्तन के समय
राज्यों को 4 श्रेणियों में ए बी सी डी आ बा सा और दा में बांटा गया था, इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया? तो जैसा कि हमने बताया कि 1953 में न्यायमूर्ति फजल अली आयोग की अध्यक्षता में फजल अली आयोग बना और फजल अली आयोग का गठन किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट 1956 में प्रस्तुत करी। और 7वां संविधान संशोधन 1956 किस लिए फेमस है? 7वां संविधान संशोधन राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है 7वां संविधान संशोधन 1956। और इस तरह से आप देखते हैं कि जब 7वां संविधान संशोधन 1956 के बाद, यानी जब भारत में कितने राज्य और कितने संघ शासित क्षेत्र बसे हैं, तो 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश, कहीं पर यहीं पे 5 मिल जाता है, 5 संघ शासित या 6 संघ शासित, तो 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश बनते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग के बाद। तो यहाँ पर 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश बनते हैं। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि आ बा सा और दा जो हैं, इन्हें बांटा गया था जो 4 श्रेणियों में, उन्हें किस वर्ष समाप्त किया जाता है? तो इन्हें किस वर्ष समाप्त किया जाता है? तो आपका आंसर होगा 1956 में, जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, तब इस दौरान क्या हुआ? इस दौरान इनको समाप्त किया जाता है ए बी सी और डी को, और सिर्फ भारत में 2 ही, यानी 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, यानी कि यूटीज और राज्यों में। तो इसके बाद 1956 गठन के बाद, यानी 7वां संविधान संशोधन 1956 के बाद आप देखते हैं भारत में कितने राज्य और कितने संघ शासित, क्योंकि 2 ही वर्ग हुए, राज्य और संघ शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। तो यहाँ पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में 14 राज्य बनते हैं और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन हो जाता है। तो इस तरह से 1956 में इसे समाप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो यानी राज्यों के पुनर्गठन तो किस वर्ष किया गया? भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, तो गठन आया ना, तो गठन किस वर्ष किया गया? तो यहाँ पर आप देखेंगे किस वर्ष किया गया था, तो 1956 में। और आपसे पूछा जाए राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? आयोग का गठन, तो आयोग गठित किया गया था 1953 में, लेकिन दो राज्यों का पुनर्गठन हुआ, राज्य का पुनर्गठन 7वां संविधान संशोधन और राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। तो जब राज्य पुनर्गठन आए तो 1956, आयोग का यानी आयोग कब बना? तो 1953। तो कंफ्यूज नहीं होना आपको। तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया? तो भाषा के आधार पर प्रथम राज्य जो बना वो क्या है? आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य था। तो 17 का सी ऑप्शन राइट हो जाता है। और इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है कि आंध्र प्रदेश जो है वो भाषा के आधार पर कैसे गठित हुआ है 1953 में, यानी सबसे पहले। तो इसके लिए आप देखते हैं कि सबसे पहले यानी भाषा के आधार पर जैसे ही देशी रियासतों का शेष भारत में एकीकरण हुआ, और ये क्योंकि एकीकरण जब विशुद्ध रूप से हुआ तो इनमें यानी देश के विभिन्न भागों और विशेष रूप से दक्षिण के भागों में मांग उठने लगती है कि राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन कर दिया जाए। तो इसलिए 1948 में जब मांग उठने लगती तो भारत सरकार ने क्या किया? भारत सरकार ने एक आयोग बनाया, एसके धर आयोग। भारत सरकार ने एसके धर आयोग बनाया और एसके धर आयोग की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति करी। और यानी इनका काम क्या था? एसके धर आयोग जो बना तो इसका काम था भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति करी। और जब यानी इस आधार पर जिससे लोगों की मांग उठ रही थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, तो यहाँ पर एसके धर आयोग, तो आपसे क्वेश्चन क्या होगा कि एसके धर आयोग पहला आयोग बनता है। एसके धर कब बना? 1948। यहाँ पर इसने क्या किया? एसके धर ने भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति करी और इस आयोग ने जब अपनी रिपोर्ट दी तो इसने क्या कहा? इसने भाषा के आधार पर राज्यों के जो पुनर्गठन की बात थी उसको पूरी तरह से नकार दिया। इसने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होगा, जबकि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए राज्यों का गठन। तो ये एसके धर आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को गलत कर दिया, यानी अस्वीकार कर दिया। फिर उसके बाद लेकिन इससे क्या हुआ? इससे फिर भी असंतोष फैल गया, लोग नहीं माने। और लोग नहीं माने तो फिर कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने दूसरा 1948 में कांग्रेस ने दिसंबर 1948 में एक अन्य भाषाई प्रांत के लिए प्रांत समिति का गठन किया और एक अन्य भाषाई प्रांत समिति का गठन किया जिसे कहा गया जेवीपी। इसमें जो अन्य भाषाई प्रांत का गठन किया गया
गया उसमें कौन कौन लोग शामिल थे, जेवीपी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। तो जेवीपी समिति कहा गया जिसे जेवीपी समिति के रूप में जाना गया, जेवीपी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। इसने भी अपनी रिपोर्ट 1948 में द्वितीय भाषाई प्रांत यानी द्वितीय जो अन्य भाषाई प्रांत समिति गठित की थी, इसने अपनी रिपोर्ट 1949 में प्रस्तुत की और इसने भी अस्वीकार कर दिया भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को। फिर इसने अस्वीकार कर दिया और राज्यों के पुनर्गठन यानी 19 जेवीपी समिति के रूप में जिसे जाना गया, इसने अपनी रिपोर्ट 1949 में पेश की और इस बात को अनौपचारिक रूप से अस्वीकार किया कि राज्यों का जो पुनर्गठन है वो भाषा के आधार पर होना चाहिए। फिर क्या हुआ, जब इसने भी अस्वीकार कर दिया, एस के धर ने भी अस्वीकार कर दिया था, तो 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर पहले राज्य के गठन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब यहाँ पर विद्रोह कैसे फैलता है, तो यहाँ पर जब मद्रास से तेलुगु भाषी जो क्षेत्र था उसको पृथक कर आंध्र प्रदेश का गठन किया जाता है। मद्रास यानी तमिलनाडु वाला रीजन, तमिलनाडु का पुराना नाम मद्रास, तमिलनाडु यहाँ पर देखेंगे तो तमिलनाडु में जो कुछ तेलुगु भाषी लोग थे, तेलुगु भाषी इनकी मांग थी कि हमें अलग करके आंध्र प्रदेश जो है आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया जाए। तेलुगु भाषी जो क्षेत्र थे, तेलुगु भाषी क्षेत्रों को पृथक कर आंध्र प्रदेश का गठन किया जाए। तो इसके लिए एक लंबा विरोधी आंदोलन हुआ और जिसके अंतर्गत क्या हुआ, 56 दिन की भूख हड़ताल। 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद एक कांग्रेसी कार्यकर्ता पोट्टी श्री रामल्लू का निधन हो जाता है। और आप जानते हैं कि अनशन के दौरान यानी भूख हड़ताल करते करते किसी की मृत्यु हो जाए तो सारा प्रशासन हड़कंप में आ जाएगा। और इस तरह से आप देखते हैं कि 1953 में भाषा के आधार पर, यानी क्योंकि ये एक लंबा विरोध हो गया, यानी इससे क्या हुआ, जनता में आक्रोश हो गया क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई थी 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद। पोट्टी श्री रामल्लू जिनका नाम था, तो पोट्टी श्री रामल्लू का निधन हो जाता है और इससे पूरा प्रशासन आ जाता है हड़कंप में। और 1953 में आप देखते हैं भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश गठित हो जाता है। तो ये थी इसके पीछे की पूरी स्टोरी कि आंध्र प्रदेश जो है कैसे गठित होता है भाषाई आधार पर पहला राज्य। तो प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ कि सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में हुआ और इसके पूर्व वहाँ एक आंदोलन हुआ था और इस आंदोलन में किसी की मृत्यु हो गई थी। किसकी मृत्यु हुई, तो आपने अभी ये नाम देखा, पोट्टी श्री रामल्लू की मृत्यु हुई थी। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे इसके पीछे की पूरी स्टोरी आपको पता चल गई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग वर्गों को समाप्त करने के लिए, यानी ए बी सी और डी जो 4 वर्ग थे उनको समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। तो गठन फजल अली आयोग की अध्यक्षता में। न्यायमूर्ति कौन थे, फजल अली आयोग थे। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया जाता, तो गठन कब हुआ, 1953 में। तो ए ऑप्शन राइट हो जाता है इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष हुआ, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन। यहाँ पर क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ, तो राज्यों के पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ, 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ, 1953 में। तो डियर एस्पिरेंट आप कंफ्यूज मत होइएगा। आप देखें इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की कहा गया था। यानी यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, यहाँ पर क्वेश्चन था भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया। तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो है वो आपका आंसर क्या हुआ था, 1956 में। यानी 16 का ए ऑप्शन राइट था, 1956 भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। और अभी आप क्वेश्चन क्या देख रहे हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जो है, तो यहाँ पर आप देखेंगे गठन राज्य पुनर्गठन आयोग यानी आयोग की बात की जा रही, तो 1953 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की और जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पारित किया। और ये जो अधिनियम बन गया, एक्ट बन गया, अधिनियम संसद ने पारित किया। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो इस आयोग के अध्यक्ष हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि न्यायमूर्ति फजल अली आयोग की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया था। तो आंसर क्या हो जाता है, ए ऑप्शन राइट हो जाता है, जस्टिस फजल अली, ए ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया, तो आपके पास ऑप्शन है अधिनियम कब पारित किया गया, यानी 1956 में पारित कर दिया गया। गठन बना कब, गठित कब हुआ, तो 1953 में। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित कर दिया गया, तो पारित कब किया गया, 1956 में। 22 का सी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो कितने राज्य और कितने संघ
संघ राज्य क्षेत्र बने? कितने राज्य और कितने यूटीज बने? तो 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बनते हैं, यानी 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र कब बनते हैं? 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान समय यानी वर्तमान, आज डेट 11 मई है, 11 मई 2020। तो इस समय जो है भारत में यानी भारतीय संघ में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो भारत में 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जब से जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया गया है, यानी इसमें 2 यूटी जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इस वजह से 7 की जगह 9 यूटीज हो गए, 9 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हैं। इस तरह आपका यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं सही होगा। तो आपके पास वर्तमान में आंसर क्या है? 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, 9 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, वर्तमान समय में इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में इस समय कितने शामिल हैं, यानी कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश? तो 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में, ये भी आपने देख लिया कितने राज्य कितने संघ शासित राज्य हैं। आंसर आपका एक ही है, 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो संघ राज्य क्षेत्र यूटीज नहीं है। तो 9 यूटीज हैं, कौन कौन सी? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, यानी नीचे से आप देखते जाएं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, उसके बाद आप देखेंगे दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, फिर चंडीगढ़, दिल्ली और फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर, लद्दाख, और इस तरह से 9 यूटीज़ हैं आपकी। फिर आप देखेंगे यहाँ पर क्या संघ राज्य क्षेत्र नहीं है, और क्या संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती, और पुडुचेरी है, नागालैंड नहीं है। नागालैंड क्या है? तो नागालैंड राज्य है, जबकि दादरा और नगर हवेली यूटी है संघ राज्य क्षेत्र। तो क्या नहीं है? तो नहीं है नागालैंड। डी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? मोस्ट इजी क्वेश्चन ये वाले। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तो केंद्र शासित प्रदेश यानी चंडीगढ़ जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है। त्रिपुरा नहीं है, तो त्रिपुरा क्या है? त्रिपुरा एक राज्य है। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो लक्षद्वीप है, दमन और दीव है, पुडुचेरी है, जबकि मिजोरम राज्य है। तो डी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कराईकल, माहेयनम सहित पुडुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अधिरोपित किया? तो आप जानते हैं पुडुचेरी के 4 जिले और जिनका विस्तार 3 राज्यों में है। पुडुचेरी के 4 जिले क्या क्या नाम है? माहेयनम, कराईकल और पुडुचेरी। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो पुडुचेरी और कराईकल है ये तमिलनाडु वाले रीजन में, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में, यनम आंध्र प्रदेश के पास, माहे केरल वाले क्षेत्र में है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कराईकल, माहे, यनम और पुडुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अध्यारोपित किया? 30 क्वेश्चन। तो 30 क्वेश्चन में यहाँ पर क्या आंसर राइट है? तो बी ऑप्शन राइट है। बी ऑप्शन 1954 में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1954 में अध्यारोपित करते हैं, ना कि ये कहा जा रहा है कि अध्यारोपित मतलब कि जो फ्रांस थी, यानी फ्रांस ने 1954 में फ्रांस ने इसे भारत के सुपुर्द कर दिया था, पांडिचेरी को भारत के सुपुर्द कर दिया गया। और इस तरह से आप देखेंगे 1962 तक, 1954 में फ्रांस ने इसे भारत के सुपुर्द किया और 1962 तक इसका प्रशासन जो है एक अधिग्रहित क्षेत्र की तरह। आप देखते हैं वर्तमान समय में कोई भी अधिग्रहित क्षेत्र नहीं है, जबकि जो तीसरी कड़ी थी, यानी कि भारत में राज्य होंगे, केंद्र शासित प्रदेश होंगे, और तीसरा कि भारत द्वारा जो अधिग्रहित क्षेत्र हो जाएंगे उनको भारत के राज्य क्षेत्र माना जाएगा। तो यहाँ पर जो अधिग्रहित क्षेत्र था, तो 1954 में जब फ्रांस ने इसे भारत के सुपुर्द किया गया, यानी एक तरह से क्या कहा जाए कि फ्रांस से भारत ने एक तरह से जीत लिया, अधिग्रहित कर लिया। तो 1962 तक इसका प्रशासन अधिग्रहित क्षेत्र की तरह चला। फिर उसके बाद जब 14वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो पुडुचेरी को यूटी बनाया गया, संघ शासित प्रदेश बना दिया जाता है। तो अधिरोपित कब कर दिया? 1954 में। बी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 31 क्वेश्चन है, पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया। तो आप देखेंगे कब सम्मिलित किया गया, तो 1962 तक की इसका प्रशासन जो है अधिग्रहित क्षेत्र के रूप में चला था और 1962 यानी 1962 के बाद 14वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे यूटी बनाया गया एक तरह से। तो इस तरह से जब कहें कि फ्रांस ने कब अध्यारोपित किया, कब दिया फ्रांस ने भारत को, तो 1954 में दिया और 1962 में इसे यूटी बनाया गया, भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया। पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया, तो 1962। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाता है, 31 का सी ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया। तो गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारत का संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया। तो इस तरह से आप देखते हैं 32 का बी ऑप्शन 1961 राइट होता है। और कब यानी गोवा के संबंध में देखा जाए तो ये जो तीनों रीजन थे, गोवा, दमन और दीव, गोवा 1961 को गोवा, दमन और दीव। तो जो 1961 को गोवा और दमन दीव को पुलिस कार्यवाही के माध्यम से भारत में इन तीनों क्षेत्रों को अधिग्रहित किया जाता है। और अधिग्रहित का ऑप्शन समझ गए हैं, तो अधिग्रहित कर दिया जाता है। और फिर उसके बाद 12वां संविधान संशोधन होता है। 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 को के द्वारा इन्हें यूटी बनाया जाता है। तो गोवा दमन दीव के बारे में 12वां संविधान संशोधन, पुडुचेरी के बारे में 14वां संविधान संशोधन। तो आपको याद रखना, पुडुचेरी जैसा नाम पुडुचेरी तो 14वां संविधान संशोधन। उसके बाद गोवा दमन दीव को जो है किस संविधान संशोधन, तो 12वें संविधान संशोधन द्वारा यूटीज बनाया जाता है। 1962 के द्वारा इन्हें यूटी बनाया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1961-62 जो भी आपको ऑप्शन मिलता है तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारत संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया। फिर आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में जो गोवा है, गोवा क्या है, गोवा राज्य बना है। यानी गोवा को पहले गोवा भी यूटी था, अब उसे राज्य की श्रेणी में रख दिया गया। तो गोवा अभी क्या है, राज्य है। तो गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया 1961 या 1962 जो भी ऑप्शन मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान लागू होने के पश्चात में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था। तो संविधान लागू होने के बाद और भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य, आरक्षित यानी अधिग्रहित किया गया हो जो राज्य, तो आरक्षित राज्य कौन सा था। तो आप देखते हैं जैसे सिक्किम, तो सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन यानी सिक्किम के बारे में दो कथन चलते हैं कि सिक्किम को सह राज्य का दर्जा कब दिया गया, किस संविधान संशोधन के माध्यम से दिया गया। फिर सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के माध्यम से दिया गया। तो सिक्किम को सह राज्य का दर्जा और पूर्ण राज्य का दर्जा, इसके लिए 35वां संविधान संशोधन अधिनियम और 35वां संविधान संशोधन और 36वां संविधान संशोधन, 35 और 36 संविधान संशोधन, जो कि 35वां संविधान संशोधन हुआ 1974 में और 36वां संविधान संशोधन हुआ 1975 में। तो 35वां संविधान संशोधन जब 1974 में हुआ तो सिक्किम को सहयुक्त राज्य का दर्जा दिया जाता है और 36वां संविधान संशोधन जब होता है 1975 में तो सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है और इस तरह से सिक्किम 22वां राज्य बनता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था। तो आरक्षित राज्य यहाँ पर संयुक्त राज्य और उसके बाद आप देखते हैं कि पूर्ण राज्य का दर्जा। तो इस तरह से सिक्किम जो है यहाँ पर एक आरक्षित राज्य था संविधान लागू होने के बाद। 33 का डी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ के सहयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया। तो सहयुक्त राज्य का दर्जा 35वां संविधान संशोधन अधिनियम, 35वां संविधान संशोधन और 35वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1974। तो आपका राइट आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाता है। सहयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया 1974 में, 34 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया। तो सह राज्य तो 35वां संविधान संशोधन, 35वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1974 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश को हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया। तो हिमाचल प्रदेश को भारत का हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब दिया गया। तो हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा 1970 में दिया जाता है। और कैसे आपको याद रखना है, तो इस तरह से मैं मैप के थ्रू बता दूं कि जैसे आपने देखा था मैप में यहाँ
पर आप भारत का मैप देख पा रहे होंगे। तो कब यानी यहाँ पर आप देखेंगे कि कब कौन सा राज्य गठित हुआ। तो यहाँ पर ये जैसे आप देख पा रहे हैं 2 यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो सबसे पहले आप क्रमबद्ध चलें, जैसे कि सबसे पहले भाषा के आधार पर गठित हुआ 1953 में। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। तो 1953 में ये रहा आंध्र प्रदेश, यानी 1953 सबसे पहले क्या, आंध्र प्रदेश। एपी आप लिख सकते हैं, एपी। और ये है तेलंगाना का रीजन। तो तेलंगाना तो 2 जून 2014 और सबसे लास्ट में आप देखेंगे तो तेलंगाना ही बना है 2 जून 2014 को। तो यहाँ पर आप देखेंगे यानी आंध्र प्रदेश के बारे में 1953 में ये गठित हुआ। ये कब हुआ, 2014 में, 2 जून 2014 को तेलंगाना। फिर आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश यानी फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखा आंध्र प्रदेश को। फिर उसके बाद आप देखें आंध्र प्रदेश के बाद जो गुजरात है, गुजरात वाला रीजन 1960 में, गुजरात जो है महाराष्ट्र से काट कर, यहाँ पर आप देखेंगे जो गुजरात है वो 1960 में, गुजरात जो है वो 1960 में। और इसी के साथ अगर राजस्थान पूछा जाता है तो 1956 में। राजस्थान कब गठित, 1956, ये 1960 और 1953 में आपने देखा 1953 में आंध्र प्रदेश। तो इस तरह से गुजरात 1960। गुजरात के साथ अगर ये महाराष्ट्र पूछा जाता तो भी आप क्या कहते हैं, 1960। फिर आप देखते हैं कि गुजरात, और गुजरात के बाद अगर नागालैंड, तीसरा क्या देखेंगे आप, 60 के बाद 3 बढ़ाएं 63, और 63 1963 में नागालैंड। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे नागालैंड। तो ये क्या है, ये अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो यहाँ पर आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश फिर नागालैंड। तो नागालैंड जो है 1963 में। तो नागालैंड कब बना, 1963। फिर उसके बाद आप देखेंगे नागालैंड 1963 में बना। फिर 3 साल बाद फिर हरियाणा 1966, हरियाणा 1966। तो यहाँ पर आप देखेंगे हरियाणा कब बना, 1966 में, 1966। फिर आप देखेंगे 1966 में हरियाणा। हिमाचल प्रदेश 1971 में कब, हिमाचल प्रदेश जो है वो 1971 में। फिर आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश 1971 में। फिर मेघालय यानी 1972 में, 3 याद रखने, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा 1972 में। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, यहाँ पर आप पूर्वोत्तर साइड देखें, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। ये रहा मेघालय और मणिपुर और त्रिपुरा, मणिपुर और त्रिपुरा, ये त्रिपुरा और मणिपुर। अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर आप देखेंगे कि मेघालय और त्रिपुरा और मणिपुर जो है, तो मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर जो है ये 1972, ये तीनों कब हैं, ये तीनों 1972 में। तो 1972 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा जो हैं इनका गठन होता है। फिर उसके बाद आप देखेंगे सिक्किम का जो है, सिक्किम के बारे में 2, यानी सिक्किम के बारे में आप देखते हैं 2 कथन कि सिक्किम जो है सह राज्य का दर्जा, 34वां सह राज्य का दर्जा कब दिया गया। तो 35वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 35वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो 1974 में हुआ। फिर 36वें में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, और 36वां संविधान संशोधन जो है 1975 में हुआ। तो 1974, 1975, और इधर आप क्या देखेंगे, इधर 35वां और 36वां संविधान संशोधन। और सिक्किम के बारे में तो ये 1975 पूर्ण राज्य का दर्जा, इस तरह से आप याद रखें सिक्किम को। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे सिक्किम हो गया। सिक्किम के बाद मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश जो है, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा 1987। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, तो ये रहा मिजोरम। फिर उसके बाद मिजोरम, ये अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, और नीचे दक्षिण साइड इधर गोवा। तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा जो है वो कब बना, तो मिजोरम, जो मिजोरम है और अरुणाचल प्रदेश है और गोवा 1987। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा 1987, 1987, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा 1987। फिर आप देखेंगे 3, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। इनको ऐसे ही जैसे आप बोलते हैं वैसे ही याद रखें, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये झारखंड। और फिर आप देखते हैं छत्तीसगढ़ कब बना, 1 नवंबर 2000 को। झारखंड जो है 9 नवंबर को। और उसके बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ ये है झारखंड, तो झारखंड जो है वो 15 नवंबर को, और छत्तीसगढ़ जो है वो 1 नवंबर को। फिर छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, तो उत्तराखंड जो है
यहाँ पर आप देखेंगे उत्तराखंड जो है, तो उत्तराखंड कब बना, तो उत्तराखंड जो है वो 9 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000 को। तो इस तरह से आपको छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड ऐसे ही बोलना है, 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर बोलना है। फिर उसके बाद तेलंगाना लास्ट में 2 जून 2014। फिर यानी सबसे पहले आंध्र प्रदेश 1953, आंध्र प्रदेश के बाद आप 3 बढ़ाएं, यानी 1953 के बाद अगर 1956 बोला जा रहा है तो 1956 आप राजस्थान 1956, और गुजरात 1960, और गुजरात के साथ साथ अगर महाराष्ट्र बोला जा रहा है तो 1960, और उसके बाद गुजरात के बाद इधर नागालैंड, नागालैंड अगर आप जाते हैं नागालैंड, तो नागालैंड के संबंध में यानी नागालैंड 1963, 60 के बाद जस्ट 63, तो 1963 नागालैंड। गुजरात 1960 में था, गुजरात या महाराष्ट्र कहा जाए, और उसके बाद गुजरात के बाद नागालैंड जाते हैं 1963, हरियाणा 1966, तो नागालैंड 1963, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश 2, तो 1963 ये है, और हरियाणा जो है 1966, हरियाणा, यहाँ पर हरियाणा आप देखेंगे, हरियाणा 1966, हरियाणा 1966, और हिमाचल प्रदेश जो है, हरियाणा 1966, हिमाचल प्रदेश जो है वो 1971, 1971, तो हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और 1966, 1971। उसके बाद 1972 में 3, 1972 में 3 कौन कौन से, तो 1972 में मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ये तीनों, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, ये तीनों, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा 1972। फिर आप चले जाएं अरुणाचल प्रदेश, यानी 1972 के बाद जस्ट आपको डेट याद रखनी, 1972 के बाद 1975 सिक्किम, 1975 के बाद सिक्किम के बाद जस्ट 1987 में 3 अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम 1987। फिर 3 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर। फिर उसके बाद तेलंगाना 2 जून 2014। तो ये तो हुआ कि कब किसका गठन हुआ, और अभी आप देखेंगे कितने क्वेश्चन इसी से बनते हैं। तो ये मैंने एक बार रिमाइंड करा दिया आपको चीज़ें, ताकि आपने जो पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा है उनको आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएँ अच्छे से, और आपको चीज़ें याद आ जाए, रिमेंबर हो जाए। तो इसलिए एक बार रिविज़न ज़रूरी था यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश को, यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया, तो हिमाचल प्रदेश, याद करें हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, तो यानी आंध्र प्रदेश 1953, आंध्र प्रदेश, और 1960 में गुजरात था, और 60 के बाद 63 में नागालैंड था, और 63 में जब नागालैंड था तो 63 के बाद हम लोग 1966 में आए थे, 3 साल और बढ़ाएं, यानी हरियाणा, हरियाणा के साथ साथ हिमाचल प्रदेश 1971, तो हरियाणा 1966 और हिमाचल प्रदेश 1971, इसलिए आपके पास 1970 ऑप्शन, तो 1970 में। तो यहाँ पर आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब दिया गया, तो 1970, यहाँ पर ऑप्शन लगाएं सी ऑप्शन, ऐसे अगर 1971 होता तो आप 1971 लगाते, 36 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के 56वें, 55वें, 53वें और 36वें संविधान संशोधन द्वारा क्रमशः क्या हुआ। तो आपको अगर इसमें कुछ भी नहीं पता था, लेकिन आपको बिल्कुल इजी 36वां संविधान संशोधन पता था, और सिक्किम से आप समझते हैं सिक्किम में 2 संविधान संशोधन मोस्ट इंपॉर्टेंट, 35वां और 36वां, 35वां संविधान संशोधन 1974 और 36वां संविधान संशोधन 1975, और 35वां सह राज्य के लिए, 36वां पूर्ण राज्य के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे 36वां, और क्रमशः पूछा जा रहा है, इसलिए लास्ट में क्या होना चाहिए, सिक्किम होना चाहिए। तो किसी भी ऑप्शन में सबसे पहले लास्ट देख लें कि लास्ट कौन सा है, तो लास्ट सिक्किम सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन है। तो यानी आपको कुछ नहीं पता था, लेकिन तब भी आपने आंसर मार्क कर दिया। तो 36वां संविधान संशोधन सिक्किम। तो यहाँ पर आप देखेंगे 56वें संविधान संशोधन जो है वो गोवा से रिलेटेड, यानी गोवा जो है वो 56वें संविधान संशोधन, और 55वां संविधान संशोधन अरुणाचल प्रदेश, और 53वां संविधान संशोधन मिजोरम, और ये संविधान संशोधन है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो इसके थ्रू जो है यानी इन्हें राज्य का दर्जा दिया जा रहा है। तो एक तरह से सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा 36वें संविधान संशोधन द्वारा दिया गया, उसी तरह से 56वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा को, 55वें अरुणाचल प्रदेश, और 53वें संविधान संशोधन मिजोरम। जैसा कि अभी आपने देखा था कि 1987 में गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम 1987 को ही क्या था कि 1987 में ही पूर्ण राज्य का दर्जा, यानी 1987 में इनका गठन किया जाता तीनों का, और इसके लिए सिर्फ डेट अलग अलग होती, 20 फरवरी, मई, 30 मई। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि 56वां, 55वां और 53वां संविधान संशोधन जो है, तो इनके संबंध में संविधान संशोधन कैसे आप याद रखें, तो संविधान संशोधन जो याद रखें तो 53, 55 और 56, 53, 55 और 56, किसके लिए 53 मिजोरम, यानी पूर्व साइड आप जाएं, पहले मिजोरम नीचे से, फिर अरुणाचल प्रदेश 55, और फिर 56 में गोवा।
तो इस तरह से आप याद रखते हैं 53, 55 और 56। गोवा यानी 53 किसके लिए, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। यहाँ पर क्या है, राज्य का दर्जा, पूर्ण राज्य का दर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए। तो पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए किस आयोग, यानी यहाँ पर क्या है, किस आयोग की अनुशंसा पर गठित किए गए। तो 38 का यहाँ पर आप देख रहे हैं धर आयोग। तो एसके धर आयोग के यानी एसके धर क्या था, प्रारंभ में जो है भारत 1948 में भारत सरकार ने एसके धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की थी स्टार्टिंग में फर्स्ट। तो किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए। तो आंसर क्या होगा आपका, तो आंसर आप देखेंगे यहाँ कोई भी इनसे रिलेटेड नहीं है। दास आयोग, महाजन आयोग और शाह आयोग। आपने यहाँ पर पॉलिटिकल में क्या पढ़ा, धर आयोग, जेबीपी कमेटी, देवीपी आयोग, फजल अली आयोग। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, धर आयोग। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा यानी सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया। तो 1975 में 36वां संविधान संशोधन। तो यानी 39 का सी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य है। तो भारतीय संघ में 29वां, अभी क्या है, ये 29वां राज्य तब था जब जम्मू कश्मीर राज्य की श्रेणी में था। तो 29वां राज्य तेलंगाना था 2 जून 2014 को। अभी तेलंगाना यानी अभी ये क्या है, अब 28 राज्य हैं। तो 28 राज्य ही वर्तमान समय में आप देखेंगे, यानी इस समय यहाँ पर आंसर जो है वो तेलंगाना से ही किया गया होगा कि 29वां राज्य जो लास्ट राज्य है वो तेलंगाना है। लेकिन वर्तमान समय में सिर्फ और सिर्फ 28 राज्य ही हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। तो झारखंड, जैसा कि मैंने बोला था कि आपको ये 3 नाम राइमिंग में, 3 जो राइमिंग नाम है उनको 3 साथ को ही लेना है, साथ में ही लेना है। क्या नाम लेना है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। यानी ये क्रम आपका यही बना रहना चाहिए, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। तब आप नहीं कंफ्यूज होंगे। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड जब आप ऐसे ही बोलेंगे तो इनके जो डेट निकलेंगे आपसे, यानी 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर, 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर। तो आंसर क्या है, झारखंड राज्य का गठन तो झारखंड कब है, 15 नवंबर 2000 को। ये तीनों 2000 में गठित हुए। तो आंसर क्या होगा, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ, तो 15 नवंबर 2000। और आंसर क्या हो जाता है, 41 का सी ऑप्शन राइट हो जाता है। 41 का सी ऑप्शन 15 नवंबर 2000। और याद कैसे रखना है, उत्तराखंड पहले छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। तो सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना, तो किस संविधान संशोधन, 36वें संविधान संशोधन द्वारा। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नांकित राज्य का दर्जा दिया। तो उत्तराखंड राज्य के सृजन जब हो रहा था तो 11वां वित्त आयोग ने इसे किस राज्य का दर्जा दिया। तो 43 का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर विशेष वर्ग का राज्य। तो उत्तराखंड राज्य का जब सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे विशेष वर्ग के राज्य का नाम दिया और दर्जा दिया। तो यहाँ पर 43 का सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी राज्य से कोई क्षेत्र पृथक कर दिया जाए या पृथक कर 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर किसी राज्य क्षेत्र में या किसी राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है। तो नए राज्यों का निर्माण करने की शक्ति किसके पास है, तो संसद के पास है। 44 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, संसद के पास ये राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। तो भारत में जब एक नया राज्य सृजित होता है तो आप जानते हैं कि ये जो प्रक्रिया है यानी ये संसद के पास राइट है कि नए राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं, नामों में परिवर्तन कर सकती है। वर्तमान राज्यों के यानी नए राज्यों को प्रवेश और स्थापना कर सकती है। वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं, नामों में परिवर्तन कर सकती है। इसी के संबंध में जब आप आर्टिकल 4 पढ़ते हैं तो आर्टिकल 4 कहता है कि ये जो प्रक्रिया है संसद द्वारा की जाएगी, इसे एक संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसे केवल संसद में साधारण बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाएगा। तो भारत में नया राज्य सृजित करने के लिए विधेयक को पारित करना होता है। तो पारित विधेयक को सिर्फ और सिर्फ साधारण बहुमत से पारित करना होता है। यानी साधारण बहुमत आधे से एक अधिक, यानी जो है साधारण बहुमत सदन में उपस्थित और मतदान करने वाली कुल सदस्य संख्या का बहुमत ही साधारण बहुमत है। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे 45 के बाद 46 नंबर क्वेश्चन,
यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन है संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। तो संविधान के प्रथम आर्टिकल के अनुसार भारत क्या है? भारत राज्यों का संघ है, राज्यों का यूनियन है, ना कि फेडरेशन। फेडरेशन वर्ड अमेरिका के संविधान में, तो यहाँ पर भारत क्या है? भारत राज्यों का यूनियन है। 46 का डी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए राज्यों का, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम क्या है? तो भारतीय संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो अगर आपको सन पता है तभी आप इसको मार्क कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो आप देखते हैं कि जैसे ही आप पहले क्वेश्चन में क्या देखें, आप देखें तुरंत कि तेलंगाना लास्ट का नहीं है, तो फिर आप लास्ट के 3 देखें, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। अगर किसी भी ऑप्शन में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड नहीं है तो अब आप समझ जाएं कि आप 2000 से ऊपर जाएं, यानी 2000 से ऊपर, तो उससे ऊपर वाले तीनों याद रखें, यानी मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा कब हुआ? 1987, इससे पहले के मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। तो अब आप ऑप्शन इन 3 में देखें, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, लास्ट में किसका नाम है? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। तो आपने देखा इन 3 नामों में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा में से अरुणाचल प्रदेश का नाम 2 ऑप्शन में है लास्ट में। ठीक है, अब आपको जाना है बी और सी ऑप्शन के साथ, यानी 50-50 आपको पता चल गया कि या तो ये है या फिर ये, फिर यानी अरुणाचल प्रदेश लास्ट है। फिर उसके बाद आप देखें कि सिक्किम जो है, यानी 1987 की बात हो गई घटना, उसके बाद यानी 1987 में 3 ही थे, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम, यानी उनमें से एक का आ गया। तो 1987 के पहले वाला, 1987 से पहले जस्ट 1975 की घटना है, 1975, वो भी सिक्किम पूर्ण राज्य का दर्जा। तो 1987 से पहले जस्ट 1975 ही है, और नागालैंड जबकि 1963 में होता है। तो 1975 में सिक्किम है, और हरियाणा जो है, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, हरियाणा के संबंध में, हरियाणा कब गठित हुआ? तो 1966, हिमाचल प्रदेश 1971, तो हरियाणा 1966, नागालैंड 1963 और सिक्किम 1975 और अरुणाचल प्रदेश 1987। इस आधार पर सही कालानुक्रम क्या हो गया? तो सही कालानुक्रम जो है वो बी ऑप्शन राइट हो जाता है। 47 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संसद जो है, संसद की नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में, संसद की नए राज्यों की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? तो क्वेश्चन है संसद के नए राज्य बनाने की प्रक्रिया के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते हैं सही नहीं है, हमको नहीं मार्क कर लेना है कि नहीं वाला ढूंढना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है संसद द्वारा नए राज्य बना सकती है, संसद कानून बनाकर के नए राज्य बना सकती है और मौजूदा राज्यों की सीमाओं और नामों में फेरबदल कर सकती है। तो आपने देखा आर्टिकल भी कह रहे हैं नए राज्यों की सीमाओं, क्षेत्रों में नामों में परिवर्तन करने की शक्ति संसद के पास है। ए ऑप्शन तो राइट है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है इस प्रकार का कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के सिवाय, यानी बिना, संसद में पेश नहीं किया जाएगा। ये भी बिल्कुल बात सही है कि विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना पेश नहीं किया जाएगा। बी ऑप्शन भी राइट है। नेक्स्ट ऑप्शन है इस प्रकार के किसी विधेयक को राष्ट्रपति प्रभावित राज्य के विधानमंडल को विनिर्दिष्ट, यानी निर्दिष्ट कर सकता है। तो हाँ ठीक है, जिस भी राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन करना होगा तो उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट करेगा राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति प्रभावित राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट कर सकता है। सी ऑप्शन भी ठीक है। इस प्रकार के विधि अनुच्छेद 368 के कार्य क्षेत्र में आएगी। तो आर्टिकल 368 क्या है? संविधान संशोधन के बारे में। तो आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा नामों सीमाओं में परिवर्तन करने को। तो ये किस आर्टिकल में बात बताई गई? ये आर्टिकल 4 में बात बताई गई है। तो क्या नहीं होगा? तो आर्टिकल यानी 4 ऑप्शन जो है डी ऑप्शन नहीं होगा। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा हुआ? तो भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन जो है वो पूरा कब हुआ? तो यहाँ पर आप देखते हैं कि आपके पास ऑप्शन 1953, 1960, 1956 और 1966। तो राज्य पुनर्गठन आयोग किससे कब पूरा हुआ? राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब बना? तो 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पूरी तरह से बन जाता है। तो यानी 49 का क्या ऑप्शन राइट हो जाता है? 49 का बी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? तो मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? यहाँ पर मध्य प्रदेश ऑप्शन है आपके पास।
तो हम लोगों ने मध्य प्रदेश राज्य के गठन के बारे में नहीं देखा था, लेकिन मध्य प्रदेश जो है, जैसे राजस्थान 1956 में बना, तो वैसे ही मध्य प्रदेश जो है राज्य का गठन भी कब हुआ, 1956 में ही हुआ। अब आपके पास डिसाइड करना है कि 1 सितंबर को हुआ कि 1 नवंबर को हुआ। तो आपको, जैसे कि आप नवंबर आप देख रहे हैं, नवंबर एक तरह से यहाँ पर नवंबर में ही हुआ है। मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ, तो नवंबर में हुआ। अब नवंबर 1 नवंबर को, तो यानी 50 का सी ऑप्शन राइट हो जाता है। यहाँ पर आप देखें, नवंबर में 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन होता है। 50 का सी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? तो भारतीय संविधान भारत का वर्णन जो है, भारत राज्यों का एक संघ होगा, भारत राज्यों का यूनियन की बात की जाती है। तो 51 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, राज्यों का संघ, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा राज्य कब बना? तो हरियाणा कब राज्य बना? हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, हरियाणा 1966 और हिमाचल प्रदेश 1971। ठीक है, तो 1966 है तो कब बना? 1 सितंबर 1 अक्टूबर कब बना? तो हरियाणा जो है कब राज्य बना? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नवंबर जो है वो एक तरह से लकी आप कह सकते हैं कि हरियाणा जो है तो वो भी 1 नवंबर को ही बनता है। तो यानी आप देखेंगे नवंबर में मोस्टली, जैसे कि आप देखते हैं छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, वो भी सारे नवंबर में, 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर। उसके बाद आपने देखा मध्य प्रदेश का गठन भी 1 नवंबर 1956 को। उसके बाद आप देख रहे हैं हरियाणा का भी गठन जो है 1 नवंबर 1966 को। 52 का ए ऑप्शन है। फिर आप देखते हैं यानी नवंबर जो है वो एक तरह से सब में नवंबर लकी है इस तरह से। और आप देखते हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश में फरवरी के संबंध में है, और फिर सिक्किम में मई है, और मेघालय में जनवरी है। लेकिन आप यहाँ पर जैसे 3 में तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड नवंबर है ही, और उसके बाद आपने देखा हरियाणा में भी, मध्य प्रदेश में भी नवंबर ही है। तो इस तरह से 1 नवंबर। तो यहाँ पर हरियाणा राज्य कब बना? 1 नवंबर 1966 को। 52 का ए ऑप्शन राइट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे भाग 2, यानी आपने पहले संघ राज्य क्षेत्र से बनने वाले संघ और राज्य क्षेत्र से बनने वाले क्वेश्चन देखें। भाग 2 होता है, भाग 2 नागरिकता से संबंधित, यानी नागरिकता से संबंधित कुछ अच्छे क्वेश्चंस के बारे में हम लोग रिवीजन करते हैं, देखते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो नागरिकता संबंधी प्रावधान जो है भाग 2 नागरिकता के बारे में है, जिसमें 5 से 11 आर्टिकल के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। और 5 से 11 आर्टिकल जो है वो नागरिकता के बारे में है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भारत है, भारत में 2 प्रकार के लोग रहते हैं, यानी भारतीय और विदेशी जो यानी विदेशी के संबंध में, यानी जो मूल रूप से यानी किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण किए हुए उन्हें विदेशी कहेंगे, या फिर जो 7 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड से भारत से बाहर किसी दूसरे देश में रह रहे हों। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इन्हें एक तरह से जो है इनकी नागरिकता, यानी 7 साल से ज़्यादा टाइम तक अगर 7 साल तक की भारत नहीं आए तो इनकी नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। इसके भी जो भी प्रावधान है आपने देखे, और जब आपने डीप पूरा स्ट्रक्चर आपने अध्ययन किया है नागरिकता के बारे में, तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस के माध्यम से रिवीजन करते हैं कि क्वेश्चंस के बारे में एक्सप्लेन करते हुए। यानी पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो 5 से 11 आर्टिकल जो है वो नागरिकता के बारे में बताता है। 5 से 11 आर्टिकल भाग 2 नागरिकता के बारे में। और भारत में कैसी नागरिकता है? भारत में एकल नागरिकता है। और कहाँ एकल नागरिकता है? ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता है। जबकि दोहरी नागरिकता कहाँ है? दोहरी नागरिकता अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। तो 5 से 11 आर्टिकल जो है वो नागरिकता के बारे में है, सिटीजनशिप, नागरिकता। फिर बी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारत का संविधान जो है निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता प्रदान करता है, यानी ए ऑप्शन राइट हो जाता है कि एकल नागरिकता का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है? तो संसद को ही नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। और आर्टिकल 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है। किस आर्टिकल में ये बात कही गई है? आर्टिकल 11 में। तो आप देखते हैं 5 से 11 आर्टिकल, जिनमें से जो आर्टिकल 5 है, तो आर्टिकल 5 क्या बताता है? आर्टिकल 5 जो है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, यानी आर्टिकल 5 क्या है? संविधान के आर्टिकल 5। तो आर्टिकल 5 जो है, आर्टिकल 5 क्या बताता है? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। तो आर्टिकल 5 के तहत हो जाता है। फिर आर्टिकल
6 क्या बताता है, आर्टिकल 6 के तहत पाकिस्तान से भारत कुछ लोग आए, उनके बारे में नागरिकता, यानी उन्हें नागरिकता कैसे मिली। तो आर्टिकल 6 जो है पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता के बारे में है। फिर आर्टिकल 7 जो है, आर्टिकल 7 जो भारत से यानी पाकिस्तान गए हैं, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकारों के बारे में उपबंध किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 7। तो याद कैसे आपको रखना है, आर्टिकल 5 में संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, आर्टिकल 6 में आर्टिकल 6 में पाकिस्तान आने भारत से, यानी आर्टिकल 6 में पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार के बारे में है। और आर्टिकल 7 जो है, आर्टिकल 7 पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले यानी पाकिस्तान जाने वाले लोगों के बारे में नागरिकता है। फिर आर्टिकल 8 जो है, आर्टिकल 8 क्या है, भारत के बाहर कुछ लोग रह रहे हैं तो उनके बारे में, भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्ति हैं उनकी नागरिकता के बारे में उपबंध है आर्टिकल 8 में। तो ये तो 5, 6, 7, 8 जो है कि किसे यानी कोई बाहर रह रहा है तो आर्टिकल 8 के तहत यानी नागरिकता कैसे अर्जित कैसे लेगा। और फिर आप देख रहे हैं कि यानी नागरिकता के बारे में प्रावधान है आर्टिकल 8 में। फिर 7 में आप देख रहे हैं कि 7 में आप देख रहे हैं यानी जैसे कि 6 में आपने देखा कि पाकिस्तान से भारत आए और 7 में आपने देखा यहाँ से पाकिस्तान गए, एक तरह से यानी पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले 7 में है। और 8 में क्या है, भारत के बाहर रह रहे लोगों के बारे में, नागरिकता के बारे में, अधिकार के बारे में उपबंध है। तो यहाँ तक आपने देख लिया 8 तक की। फिर 9 में क्या है, 9 में है किसी जब किसी दूसरे देश की जो नागरिकता है स्वेच्छा से अर्जित कर लेंगे तो यानी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर लेने पर भारत की नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी, आर्टिकल 9। फिर आर्टिकल 9 के बाद आर्टिकल 10 क्या है, तो आर्टिकल 10 जो है यानी आर्टिकल 10 क्या कहता है, आर्टिकल 10 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या फिर समझा जाता है तो यदि संसद द्वारा इस प्रकार के किसी विधान का निर्माण करे तो ये आर्टिकल 10 में बताया गया। फिर आर्टिकल 11 क्या कहता है, आर्टिकल 11 संसद को ये अधिकार देता है कि वो नागरिकता के अर्जन और समाप्ति यानी नागरिकता कैसे मिलेगी, कैसे समाप्त होगी, उसके संबंध में कोई भी कानून नियम बना सकती है, कोई विधि बना सकती है। और आर्टिकल 11 के तहत ही संसद ने, जब संसद को ये राइट मिला कि वो कोई भी नागरिकता से संबंधित कोई भी अधिनियम, कोई भी विधि बना सकती है, तो इस तरह से संसद ने एक नागरिकता अधिनियम बनाया जिसे कहा गया नागरिकता अधिनियम 1955। तो नागरिकता अधिनियम 1955 किसने बनाया, संसद ने बनाया। तो नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया, 1955। तो नागरिकता अधिनियम 1955 बेसिकली इस बारे में है कि किस आधार पर नागरिकता अर्जित की जा सकती है और किस आधार पर नागरिकता को यानी कैसे जा सकती है। तो जैसे 5 आधार दिए गए कि नागरिकता कैसे अर्जित की जाती है, ये नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत है कि आप जन्म से नागरिकता कैसे ग्रहण करेंगे, वंश से कैसे ग्रहण करेंगे, पंजीकरण के माध्यम से कैसे ग्रहण करेंगे या देशीकरण के माध्यम से कैसे ग्रहण करेंगे, और भूमि के अर्जन द्वारा 5 प्रकार से नागरिकता ली जा सकती है। तो 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त करने के बारे में नागरिकता अधिनियम 1955 में डिफाइन किया गया। नागरिकता अधिनियम 1955 किसने बनाया, संसद द्वारा बनाया गया एक कानून, एक विधि है और संसद को ये अधिकार दिया गया नागरिकता के बारे में, कोई नागरिकता को समाप्ति या नागरिकता के अर्जन के बारे में जो है कानून संसद बना सकती है। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 11 के तहत। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन था हम लोगों का कि किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 11 के तहत ये अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। तो आपने देखा जो 1955 नागरिकता अधिनियम 1955 है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, जिसके आधार पर 5 प्रकार से नागरिकता ली जा सकती है, जन्म के द्वारा, देशीकरण के माध्यम से और पंजीकरण के माध्यम से, उसके बाद यानी पंजीकरण से या देशीकरण से, और वंश परंपरा के माध्यम से ली जा सकती है, और भूमि के अर्जन द्वारा। तो कौन कौन से 5 आधार, जन्म, वंश परंपरा, पंजीकरण, देशीकरण और भूमि के अर्जन द्वारा। तो इस तरह से 5 प्रकार से नागरिकता ली जा सकती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन है कि भारतीय बैंक के में धन जमा करने से, यानी डी ऑप्शन किसी भी तरह नागरिकता से मेल नहीं खाता, यानी 4th का डी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का एक तरीका है, यानी देशीकरण के माध्यम से आप नागरिकता कैसे प्राप्त करेंगे, उसका क्या तरीका है। तो आपके पास ऑप्शन है माता पिता की नागरिकता, भाई बहन की नागरिकता, विदेशी से मित्रता करने पर या विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या राइट हो जाता है कि जो है यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, देशीकरण द्वारा नागरिकता। तो देशीकरण की नागरिकता कैसे होगी, जब विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। यहाँ पर आप देखेंगे कि 5th जो क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन है
यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन देशीकरण नहीं होना चाहिए, यहाँ पर पंजीकरण होना चाहिए, आप सुधार कर सकते हैं। पंजीकरण से ही संभव है कि क्योंकि यहाँ पर और कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं। आप देखेंगे ना भाई बहन की नागरिकता या विदेशी मित्र से विदेशी से मित्रता करने पर ये कोई ऑप्शन नहीं मैच करना है। और फिर उसके बाद अगर माता पिता की नागरिकता होता यानी माता पिता वर्ड, तो यहाँ पर आप समझते हैं कि इससे संबंधित कोई भी प्रावधान तो है वो जन्म से नागरिकता के संबंध में होता। और यहाँ पर देशीकरण की बात की जा रही है, तो देशीकरण की नागरिकता तब मिलती है जब कोई विदेशी व्यक्ति जो वयस्क हो जाता है और 10 वर्ष से भारत में रह रहा हो, भारत में निवास कर रहा हो, तो भारत सरकार से देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करके वो भारत का नागरिक बन जाता है। तो यानी 10 वर्ष से अगर भारत में रह रहा हो तो देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत का नागरिक बन सकता है, और तो हो जाता देशीकरण से। लेकिन जो विवाह की बात आई तो ये रजिस्ट्रेशन, बाई रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण इसको कहें, देशीकरण ना कह के पंजीकरण होता। तो पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का एक तरीका ये हो जाता कि पंजीकरण यानी बाई रजिस्ट्रेशन, तो पंजीकरण द्वारा ऐसी विदेशी महिला जो किसी भारतीय पुरुष से विवाह कर चुकी हो या करने वाली हो, तो इस तरह से उसको क्या होगा, इसको पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता मिल सकती थी। भारतीय नागरिकों के अवयस्क बच्चे हो गए और राष्ट्रमंडल देशों के ऐसे नागरिक जो भारत में रहते हैं, भारत सरकार में नौकरी करते हैं, तो इस तरह से, या फिर ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो किंतु जो भारत से बाहर किसी अन्य देश में निवास कर रहा हो, तो ऐसे व्यक्तियों को पंजीकरण हेतु मतलब पंजीकरण बाई रजिस्ट्रेशन जो है वो भारत की नागरिकता मिल सकती है। तो इस तरह से यहाँ पर पंजीकरण ऑप्शन होता, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट होगा। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है। तो नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है। फर्स्ट, राज्य की सदस्यता, उच्च जाति की सदस्यता का कोई मतलब नहीं, उच्च परिवार की सदस्यता का कोई मतलब नहीं, किसी धर्म का समर्थन। तो 6 का क्या राइट आंसर हो जाता है, ए, राज्य की सदस्यता। तो यानी यहाँ पर नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है, तो एक आवश्यक शर्त है यानी राज्य से संबंधित है, यानी उस राज्य क्षेत्र का नागरिक होने से। तो यहाँ और कोई आपका ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट है नहीं, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो भाग 5 में क्या है, यानी आर्टिकल 5 में क्या है, आर्टिकल 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। आर्टिकल 6 क्या है, पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता के बारे में। आर्टिकल 6 पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले। आर्टिकल 7 क्या है, पाकिस्तान को प्रव्रजन यानी पाकिस्तान को जाने वाले लोगों के बारे में। तो 5, 6, 7 क्रमबद्ध आप याद रखें। तो भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान जो है वो किस आर्टिकल में है, पाकिस्तान से आया है व्यक्ति, तो पाकिस्तान से भारत आने वाले आर्टिकल 6 में। तो आपका यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है और 7 नंबर क्वेश्चन का क्या राइट आंसर हो जाता है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा आर्टिकल 6 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिकता के लोप होने का क्या नियम है। तो नागरिकता जो है 3 आधारों पर जा सकती है। 3 आधारों पर कौन कौन से 3 आधार है जिनके आधार पर नागरिकता का लोप हो सकता है, नागरिकता जा सकती है। तो 3 आधार कौन कौन से हैं, अगर किसी विदेश की नागरिकता अगर विदेशी नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण कर ली है तो आपके भारत देश की नागरिकता अपने आप खत्म कर दी जाएगी। यानी एक तरह से क्या होगा, आपने किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर नागरिकता खत्म हो जाएगी। दूसरा, या फिर आप खुद त्याग पत्र दे दें, त्याग दें, नागरिकता त्यागने पर दूसरा क्या हो जाएगा, नागरिकता त्यागने पर। और तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा सरकार द्वारा वंचित कर दिए जाने पर। सरकार अगर वंचित कर दे नागरिकता से तब आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी, या फिर आप खुद नागरिकता त्याग दें, या फिर विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण कर लें, विदेश की नागरिकता ग्रहण कर लें, तो भारतीय नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। ये है नागरिकता के लोप होने के 3 कारण। तो यहाँ पर नागरिकता लोप होने का एक नियम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परिवार से बिछड़ जाना नहीं, भ्रमण के लिए जाना नहीं, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, और शिक्षा के लिए विदेश जाने पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे नागरिकता के लोप होने का क्या नियम है। तो अगर देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर तो यहाँ पर आपकी नागरिकता जा सकती है। तो 8 का बी ऑप्शन राइट हो सकता है, 8 का बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है, क्या कारण हो सकता है, एक कारण क्या हो सकता है, यानी नागरिकता कैसे जा सकती है। तो मैंने बताया 3 कारण हैं, या तो नागरिकता स्वेच्छा से आप त्याग दें, या फिर दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लें, या फिर तीसरा सरकार द्वारा वंचित कर दिए जाएं। तो इन 3 आधारों में से क्या आधार है, यहाँ पर आप देख लें कि 2 महीने के लिए अगर व्यक्ति किसी दूसरे देश में चला जाता है तो क्या नागरिकता समाप्त हो जाती, नहीं, गलत है ये। और उसके बाद एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है। तीसरा ऑप्शन है कि कर्तव्यों का प्रदर्शन नहीं करता
करता है, चौथा है बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एक व्यक्ति अगर दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है तो उसकी यहाँ की नागरिकता यानी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी। बी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए, तो नागरिकता प्राप्त करने से संबंधित पांच प्रकार से हम नागरिकता प्राप्त कर सकते थे, जन्म से, वंश परंपरा से, और तीसरा रजिस्टर करके पंजीकरण से, और चौथा देसीकरण से यानी बाई नेचुरलाइजेशन, और पांचवा जो है भूमि के अर्जन द्वारा, बाई एक्विजिशन ऑफ लैंड, यानी भूमि के अर्जन द्वारा। तो 5 प्रकार से आप नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। तो कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है, तो वंशानुक्रम है, और पंजीकरण है, और यहाँ पर संपत्ति स्वामित्व नहीं होगा, यानी 10 का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। तो 5 प्रकार से, जन्म से, वंशानुक्रम से, देसीकरण से, यानी उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 11 का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये जो नागरिकता है, ये नागरिकता प्राप्त करना, समाप्त करना किस अधिनियम के तहत कर रहे हैं, तो नागरिकता अधिनियम, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 जो कि संसद द्वारा बनाया गया है, जिसमें ये डिफाइन किया गया है कि इस आधार पर नागरिकता ली जा सकती है भारत की, और किन किन कारणों से खत्म हो जाएगी नागरिकता की समाप्ति, किन कारणों से हो जाएगी, स्वैच्छिक त्याग, बर्खास्तगी या वंचित करने पर नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और भारत में कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस होगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है। तो नागरिकता प्राप्त करने और खोने के विषय में चर्चा कहाँ की गई है, तो 1955 का नागरिकता कानून है। नागरिकता कानून में ही ये 5 प्रकार बताए गए कि 5 आधारों पर ली जा सकती है। इन 3 आधारों पर स्वैच्छिक त्याग, बर्खास्तगी और वंचित करने पर, इन 3 आधारों पर नागरिकता की समाप्ति हो जाएगी। इन सब चीज़ों के बारे में कहाँ बताया गया है, तो 1955 के नागरिकता कानून में बताया गया है। जबकि जो हमारे आर्टिकल हैं, जो 5 से 10 आर्टिकल, यानी 11 में तो संसद को यह अधिकार बता दिया गया कि वो कानून नियम बना सकती है नागरिकता के बारे में, जबकि 5 से जो 10 आर्टिकल हैं, तो 5 से 10 आर्टिकल में जो भारत के संविधान में उल्लिखित 5 से 10 आर्टिकल हैं, उसमें ये है कि वो संविधान निर्माण के बाद जो 26 जनवरी 1950 को संविधान जब बना, संविधान निर्माण के बाद 26 जनवरी 1950 को किन्हें भारत का नागरिक माना गया और किन्हें नहीं माना गया। यानी जो 26 जनवरी यानी जो 1950 के बाद, यानी 26 जनवरी 1950 संविधान जब लागू हुआ, तो उसके बाद किन्हें भारत का नागरिक माना गया, किन 4 श्रेणियों के लोगों को भारत का नागरिक बने, उसके बारे में प्रावधान उसके बारे में बताता है। तो यानी और जो नागरिकता अधिनियम 1955 है, ये असल में बताता है कि नागरिकता कैसे अर्जित की जा सकती है। उसके बाद यानी उसके बाद भी तो कोई आधार हो सकते हैं। मान लिया कि 26 जनवरी 1950 को तो जो भारत में रह गए या भारत में यानी कौन लोग भारत के नागरिक बने, तो उसके बारे में बता दिया गया संविधान 26 जनवरी 1950 के प्रोविजन में। यानी और लेकिन जो नागरिकता अधिनियम 1955 है वो ये बताता है कि जैसे कोई लोग यानी भारतीय मूल के कुछ लोग हैं, वो भारत से बाहर रह रहे हैं, या जो यानी 7 साल भारत में नहीं आए, तो किन किन आधारों पर उनकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, कैसे अर्जित की जा सकती है, ये नागरिकता अधिनियम 1955 में बताया गया। तो इस तरह से यहाँ पर जैसे कि 26 जनवरी 1950 आधार लिया जाता है कि जब लोग भारत के नागरिक बने, किन लोगों को भारत का नागरिक समझा गया 26 जनवरी 1950 के बाद। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है, यानी भारतीय नागरिकता जा सकती है, तो किन आधारों पर 3 आधार आपने देखा, बर्खास्तगी और स्वैच्छिक त्याग और सरकार द्वारा वंचित करने पर। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या है, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, यस, तो उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी, निलंबित हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है, यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है, यदि वह नागरिकता के दायित्व, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट, यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छलपूर्वक प्राप्त की है, ये भी ऑप्शन राइट है कि यदि भारत सरकार को पता चल जाए कि भारत की यानी उसने जो नागरिकता है वो छलपूर्वक प्राप्त की है। जैसे अभी आप देखेंगे कि एनआरआई है, पीआईओ है, ओसीआई कार्ड धारक हैं, तो यहाँ पर अगर नागरिकता जो है वो छलपूर्वक ली जाती है, भारत सरकार को पता चल जाए, तो वो भी नागरिकता खत्म की जा सकती है, नागरिकता निलंबित की जा सकती है। नेक्स्ट ऑप्शन है, यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान वह शत्रु से
से सहायता पहुंचने की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है। तो यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है लेकिन विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान युद्ध की स्थिति में विदेशी राष्ट्र के साथ शत्रु की सहायता पहुंचाने में मदद यानी गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है तो उसकी नागरिकता खत्म की जा सकती है। तो 1, 3 और 4 आधार जो हैं वो मोस्ट अप्रोप्रिएट हैं निलंबित करने के लिए, नागरिकता हटाने के लिए। तो 1, 3 और 4 यानी सी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 आपने देखा, फिर नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार जैसे यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे कि किसे नागरिकता मिलेगी, तो यानी ऑप्शन है किसी भी बच्चे के भारत में जन्म लेने के कारण स्वतः भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी, तो नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पर 1992 के अनुसार किसे नागरिकता मिलेगी, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। फिर आप देखेंगे कि भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली विदेशी महिला को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार मिला, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार किसे नागरिकता मिलेगी, तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चों को, यदि उसकी माँ भारतीय है यानी माता पिता में से माँ अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार सी ऑप्शन 14 का सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाएगी, तो 7 वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो 15 का सी ऑप्शन राइट हो जाता है। अगर आप नागरिकता के बारे में पूरा डीप एक्सप्लेन चाहते हैं तो आप नागरिकता वाले यानी मैंने पॉलिटी में कवर कराया है, आप नागरिकता सर्च कर सकते हैं नागरिकता के बारे में और वो वाला लेक्चर आप इजीली देख सकते हैं, तो आपको पूरी तरह से क्लियर होगा और बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी मिलेगा। तो कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है, तो 7 वर्ष तक की, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे सभी व्यक्ति जो यहाँ पर डैश है कि यहाँ पर डेट मेंशन करनी है कि जो उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उसे जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। तो क्या डेट यहाँ पर होगी, 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्मा हो तो उसे भारतीय नागरिक समझा जाएगा, कि 15 अगस्त 1947 के बाद जन्मा हो, या 1 जनवरी 1949 के बाद जन्मा हो, या 15 अगस्त 1950 के बाद जन्मा हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति यानी ऐसे सभी व्यक्तियों को जो 26 जनवरी 1950 को जो 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत में जन्मे हो उसे भारतीय नागरिक समझा जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ राइट होगा, 16 का सी, जो कि हमारा आर्टिकल यानी 5 से जो 10 आर्टिकल है यानी 5 से 10 आर्टिकल में यही बताया गया है कि जो 26 जनवरी यानी डेट आधार क्या माना गया 26 जनवरी 1950। तो यहाँ पर ये सिर्फ उन्हीं लोगों की पहचान करता है 5 से 11, ये इसमें जो बंद है वो सिर्फ उन्हीं लोगों की पहचान करता है जो संविधान लागू होने के समय यानी 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक बने। इसमें जो 5 से 10 आर्टिकल है इसमें ना तो अधिग्रहण के बारे में कि कैसे नागरिकता मिलेगी या फिर ना ही ये बताया गया कि नागरिकता कैसे समाप्त होगी। इसमें सिर्फ उन्हीं लोगों के बारे में चर्चा की गई कि 26 जनवरी 1950 को किन्हें नागरिकता मिली, किन आधारों पर, यानी पाकिस्तान से कुछ लोग आए तो उन्हें क्या आधार माना गया, किस आधार पर नागरिकता दी गई, या फिर भारत से पाकिस्तान गए पाकिस्तान को प्रजन करने वाले लोगों को नागरिकता किस आधार पर उन्हें मिली या चली गई, उनकी नागरिकता खत्म की गई। तो इस आधार पर यानी 5 से 10 आर्टिकल में सिर्फ इनका जिक्र है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो 26 जनवरी 1950 ये आधार माना गया है। तो ऐसे सभी व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में जन्म लिए हैं तो वो उन्हें भारत का नागरिक समझा जाएगा। सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो किस स्थिति में, जब अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से त्याग दे, या फिर सरकार द्वारा वंचित कर दिया जाए, या फिर पर्यवसन द्वारा यानी बर्खास्तगी के द्वारा, यानी त्याग दे स्वेच्छा से या फिर बर्खास्त कर दिया जाए, या फिर एक तरह से यानी दूसरे देश की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण कर दे, या फिर सरकार द्वारा वंचित कर दिया जाए। तो इन 3 आधारों पर उपर्युक्त सभी, और वंचित कब किया जाएगा, यानी किसी युद्ध के समय किसी विदेशी शत्रु के साथ संलिप्त पाया जाए तो यानी गतिविधि में लिप्त पाया जाए तो उसकी बर्खास्त कर दिया जाएगा, वंचित कर दिया जाएगा उसे नागरिकता से। और अगर 7 साल से भारत में नहीं आया तो उसे वंचित किया जाएगा। तो इसके कुछ प्रावधान हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जाएगा। तो वंचित नहीं किया जाएगा किस स्थिति में, तो फर्स्ट है यहाँ पर निर्वाचन के दौरान, युद्ध के दौरान और आपातकाल के दौरान। तो किन स्थितियों में भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जाएगा, तो ये 3 आधार हैं कि आपातकाल के दौरान उसे भारतीय
नागरिकता से वंचित नहीं किया जाएगा युद्ध के दौरान और निर्वाचन के दौरान। यानी 18 का डी ऑप्शन राइट हो जाता है कि उपयुक्त सभी इन 3 आधारों पर भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जाएगा। 19 क्वेश्चन है भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए। तो भारत के संविधान में नागरिकता से संबंधी प्रावधान जो है वो कब लागू हुए, तो आप देखेंगे 19 का क्या ऑप्शन राइट हो जाएगा 1949, जब अंगीकृत अधिनियमित कर दिया गया संविधान में। यानी 26 नवंबर 1949 को जब अंगीकृत अधिनियमित कर दिया गया तो भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान जो हैं वो तब से लागू हो जाते हैं। तो 1949 यहाँ पर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 19 का बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को वो कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं है। तो आपके पास क्या होगा अगर आप इसमें सिर्फ क्वेश्चन से आप समझे तो यहाँ पर क्या है कि जो भारतीय नागरिक हैं उन्हें चाहे वो राष्ट्रपति हो या सरकारी सेवा में किसी भी सेवा में कार्य में भाग ले सकते हैं, उन्हें मूल अधिकार मूल कर्तव्य उन्हें सारी चीज़ें यानी सारी सुविधाएं मिलेंगी। और इसी आधार पर आप देखते हैं लोगों की मांग उठा करती है जैसे कि जो कुछ यानी विदेश में रह रहे हैं भारतीय मूल के व्यक्ति हैं उन्हें नागरिकता प्रदान की जाए किन आधारों पर, उसके लिए आधार बनाए गए। जैसे कि मैंने इसके लिए NRI PIO और OCI क्या है इसके पर मैंने डिटेल लेक्चर दिया है और आप उसे देखें तो आप बहुत अच्छी थिंकिंग यहाँ पर डेवलप कर पाएंगे कि NRI PIO और OCI क्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वो कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन, यहाँ पर ऑप्शन है आपके कुछ सार्वजनिक पदों पर पात्रता। ऑप्शन क्या है कुछ सार्वजनिक पदों पर पात्रता, संसद और विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, आर्टिकल 15, 16 और 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार। तो ये जो है यानी किन जो कौन से अधिकार हैं जो भारतीयों को प्राप्त है यानी भारतीय मूल के व्यक्तियों को प्राप्त है जबकि जो विदेशी हैं उन्हें नहीं प्राप्त हैं, जो गैर भारतीय हैं उन्हें नहीं प्राप्त हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कि जो उपर्युक्त सभी ये तीनों ऑप्शन हैं, ये तीनों ऑप्शन जो है वो भारतीय मूल के व्यक्तियों को प्राप्त है कि संसद और विधानमंडल का सदस्य हो सकते हैं, उसके लिए भारतीय नागरिकता चाहिए। 15, 16 यानी धर्म मूल वंश जात के आधार पर भेदभाव पर प्रतिषेध लगाया जाता है 15 में, और जैसे 14 है विधि के समक्ष क्षमता, तो वो इसको अलग डिफाइन किया गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 15, 16 और 19 आर्टिकल जो है 19 स्वतंत्रताओं के बारे में बताता है। और फिर उसके बाद आप देखेंगे जैसे कि 16 है तो यहाँ पर ये आर्टिकल जो है ये मौलिक अधिकार हैं, ये मौलिक अधिकार जो है वो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त हैं। तो इस तरह से उपर्युक्त सभी ऑप्शन राइट हो जाता है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया। तो संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया। तो कब बनाया नागरिकता अधिनियम 1955 का नागरिकता अधिनियम आप जानते हैं 1955 संसद द्वारा, और किस आर्टिकल के थ्रू, आर्टिकल 11 के थ्रू। तो 21 का क्या राइट ऑप्शन हो जाता है, 21 का सी ऑप्शन राइट हो जाता है। और इसी में बताया गया है कि किन आधारों पर यानी 5 आधारों पर नागरिकता मिल सकती है और 3 आधारों पर नागरिकता समाप्त की जा सकती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है। तो भारत में जैसे कि इंग्लैंड है तो इंग्लैंड में भी एकल नागरिकता है। तो 22 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा कि इंग्लैंड में भी एकल नागरिकता है और भारत में भी एकल नागरिकता है, जबकि जो USA है यहाँ पर दोहरी नागरिकता है। तो भारत में जो एकल नागरिकता अपनाई गई है वो इंग्लैंड से अपनाई गई है। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे कि भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। तो जो भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक है वो किस चीज़ का दावा नहीं कर सकता। तो आपके पास ऑप्शन है कि व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, विधि के समक्ष क्षमता का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता। तो चाहे वो ब्रिटिश नागरिक हो और भारत या फिर भारत में रहने वाला नागरिक हो, स्वतंत्रता धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो सभी को है, जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार है सबको, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, विधि के समक्ष क्षमता का अधिकार है। लेकिन जो व्यापार है और व्यवसाय की स्वतंत्रता है, तो जो व्यवसाय है व्यापार की स्वतंत्रता है वो उसके लिए भारत में रहने वाला ब्रिटिश का नागरिक उसके लिए दावा नहीं कर सकता, क्योंकि जितनी सेवाएं हैं सरकारी सेवाएं हैं और व्यापार व्यवसाय हैं की स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक को नहीं है। और एक तरह से कहते हैं कि विदेशियों को नहीं, जबकि भारत के लोगों के लिए ये स्वतंत्रताएं दी गई, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता। तो इस तरह से 23 का ए ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी देश में
किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया है? तो दोहरी नागरिकता कहाँ है? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, जबकि इंग्लैंड और भारत में एकल नागरिकता का ही प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? तो नागरिकता किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है जन्म द्वारा, आनुवांशिकता द्वारा, पंजीयन द्वारा और अनुरोध द्वारा। तो नागरिकता किन आधारों पर प्राप्त की जा सकती है? 5 आधार हैं। जन्म के द्वारा, वंशानुक्रम यानी आनुवंशिकता के माध्यम से, पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, और फिर यानी 3 ही आधार हैं यहाँ पर, और देशीकरण से होता है और भूमि के अर्जन द्वारा होता है, यानी 1, 2, 3 राइट है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर 25 का बी ऑप्शन राइट हो जाता है, 1, 2 और 3। फिर 26 नंबर क्वेश्चन क्या है? 26 नंबर जो क्वेश्चन है कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने का सक्षम निकाय किसके पास है? तो नागरिकता प्राप्त करने का जो कोई भी कानून नियम बना सकता है वो किसके पास राइट है? संसद के पास राइट है। सी ऑप्शन राइट हो जाता है यहाँ पर। फिर उसके बाद यानी यहाँ पर हम लोगों ने नागरिकता 5 से 11 आर्टिकल में कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, और फर्स्ट हम लोगों ने देखा था, फर्स्ट यानी 1 से 4 आर्टिकल जो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में, 52 क्वेश्चन देखे, यहाँ पर 26 क्वेश्चन देखे। तो आपने यानी इतने क्वेश्चंस के बारे में अध्ययन किया और एक अच्छा कॉन्सेप्ट आपका तैयार हुआ। और आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो, तो लाइक करें, कमेंट करें और डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू दोस्तों। और अगर आप कोई सजेशन, कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में नीचे टाइप कर सकते हैं। और डीप में पॉलिटी को पढ़ने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर लक्ष्मीकांत से इजी वे में कवर किया गया है पॉलिटी को, आप उसे देखें और आप समझ सकते हैं, अच्छे से सेशन को एंजॉय कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू। डू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर करते रहें आप ज़्यादा से ज़्यादा।